हमारे शाहबुद्दीन साहब हो, अतीक अहमद साहब हो, मुख्तार अंसारी साहब हो, उनकी कुर्बानी क्यों जाया मत होने देना। होगा उनका वोट उन विषधरों को नहीं जाना चाहिए, यानी वह गौकसी कराने का खुली छूट देंगे। संभल लोकसभा सीट से 2019 में समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की थी और 2014 में बीजेपी ने। ऐसे में 2024 का मुकाबला बेहद रोमांचक नजर आ रहा है। पहले समाजवादी पार्टी ने यहां शफीकुर रहमान बर्क को ही अपना उम्मीदवार बनाया था, जो 2019 में भी जीते थे। शफीकुर रहमान बर्क का इंतकाल हो गया, जिसके बाद अखिलेश यादव ने उनके पोते जियाउर रहमान बर्क के नाम का ऐलान इस सीट से किया। बीजेपी ने यहां पर फिर से 2019 की तरह ही परमेश्वर लाल सैनी को अपना उम्मीदवार बनाया है। किस तरह के यहां पर राजनीतिक हालात हैं और क्या जनता यहां पर अब सोच रही है और किसको जिता रही है, किन मुद्दों के साथ इस बार चुनाव हो रहा है, तमाम चीजें जानेंगे इस रिपोर्ट में। संभल का चुनाव अभी तक MY समीकरण, शफीकुर रहमान बर्क की सियासी विरासत और बीजेपी के विकास मॉडल के बीच हो रहा था, लेकिन अतीक, मुख्तार और कुर्बानी जैसे शब्दों की एंट्री ने इलेक्शन का माहौल गर्म कर दिया है। विकास और विरासत की जगह इलेक्शन कैंपेन में विषधर, घुसपैठिए और वंदे मातरम जैसे कीवर्ड इस्तेमाल होने लगे। 8.5 लाख मुसलमान वोट वाले संभल में पूर्व सांसद शफीकुर रहमान बर्क के पोते जियाउर रहमान काफी कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं। वो दादा की सियासी विरासत का मजबूती से दावा कर रहे हैं। रिया भाई, क्या समझा पा रहे हैं लोगों, क्योंकि हमने देखा एक मुद्दत तक आपके जो दादा है वो यहाँ सांसद रहे, अब उनका इंतकाल हो गया, जिनके बाद आपको टिकट दिया गया। किस तरह की चीजें लोगों के सामने आप रख पा रहे हैं? देखिए, अल्लाह करम से इस वक्त कुछ लोगों को ज़्यादा समझाने की ज़रूरत मुझे नहीं पड़ रही। लोग अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं और एक राजनीतिक सूझबूझ भी रखते हैं। जो इस वक्त प्रदेश और जो देश में हालात हैं, वैसे तो लोगों की ख्वाहिश यही थी कि दादा मोहतरम बर्क साहब फिर से चुनाव जीत कर पार्लियामेंट में पहुंचे, लेकिन हुक्म रब्बी अल्लाह का हुक्म था, ऐसा वक्त दादाजी आज हमारे दरमियान में नहीं है। आज माननीय अखिलेश यादव जी ने दादाजी की विरासत को बढ़ाने के लिए मुझे मेरे कंधों पर जो जिम्मेदारी दी है, उसी के तहत मैं आज क्षेत्र में घूम रहा हूं और आज बीजेपी के खिलाफ एक माहौल है, एनडीए के खिलाफ, जो इन्होंने लोगों के साथ धोखा किया है, छल कपट किया है, लोगों के साथ अन्याय किया है, इंसाफ किया है, किसानों के साथ ज्यादती की है, उनका हक नहीं मिल पाया, नौजवानों को रोजगार नहीं दिया, महंगाई बढ़ी हुई है। इन सारे मुद्दों के बीच जो है जनता खुद मन बनाई हुई है कि इस बार लोकसभा चुनाव के अंदर बीजेपी को हटाकर इंडिया गठबंधन की सरकार बनाना है। बर्क की नजर युवा वोटर्स पर सबसे ज्यादा है, इसलिए वो उन्हें लुभाने के लिए क्रिकेट प्रतियोगिता में जा रहे हैं, संभल के खिलाड़ियों का जिक्र कर रहे हैं। बर्क खानदान के सियासी वारिस की उम्मीद 50% मुसलमान और 10% यादव वोट के MY समीकरण पर टिकी है। माना जा रहा था कि ये समीकरण सेट हो गया तो जीत निश्चित हो जाएगी, लेकिन अचानक जियाउर रहमान की गाड़ी MY समीकरण की पटरी से उतरकर माफिया वाले ट्रैक पर आ गई और संभल सीट का सियासी टेम्परेचर बढ़ गया। और याद रखना, जो कुर्बानी, जो परेशानी बीजेपी के टाइम में हुई है, वो आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। चाहे आजम खान साहब को जेल में डालकर, उनके पूरे परिवार को जेल में डालकर जो किया गया है, चाहे हमारे शाहबुद्दीन साहब हो, अतीक अहमद साहब हो, मुख्तार अंसारी साहब हो, जो उनके साथ में जो सूरत हाल हुई है, कोई उनको भूल नहीं सकता। मेरी गुजारिश है आप सब लोगों से, कसम है आप लोगों को कि उनकी कुर्बानी क्यों जाया मत होने देना और इस भारतीय जनता पार्टी का खूब का साथ होकर निकल देना। जियाउर रहमान के कुर्बानी वाले कीवर्ड के पीछे सबसे बड़ी वजह बसपा प्रत्याशी शौलत अली की मौजूदगी और परमेश्वर लाल सैनी की स्ट्रेटेजी है। पहले शौलत अली का इंपैक्ट समझ लीजिए। शफीकुर रहमान बर्क के इंतकाल के बाद जियाउर रहमान को कुछ मुसलमान वोट खिसकने की आशंका है।
डर ये भी है कि बसपा प्रत्याशी शौलत अली उनके सॉलिड वोट बैंक में सेंधमारी कर उनका खेल बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ मुसलमान वोट के बंटवारे में बीजेपी की जीत का रास्ता निकलता है। माना जा रहा है कि छिटकते दिख रहे मुसलमान वोट को एकजुट करने के लिए ही बर्क ने अतीक और मुख्तार की एंट्री करा दी। बर्क के बयान से मुसलमान वोट बिखरने से बचेगा या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन बीजेपी को इससे बड़ा एडवांटेज मिलता दिख रहा है। योगी अब चुनाव को राष्ट्रवाद की थीम पर आगे बढ़ाने लग गए हैं। कहता है हम सभी लोगों की संपत्ति का सर्वे करवा देंगे और सर्वे कराने के बाद अगर किसी के पास 4 कमरे का मकान है ना, तो 4 कमरे के मकान में अगर उनके परिवार में 4 लोग हैं तो कहेंगे कि तुम्हारे लिए 2 कमरे पर्याप्त हैं, 2 कमरे हम दूसरे लोगों को जबरदस्ती कब्जे में ले लेंगे, उस पर कांग्रेस का अधिकार हो जाएगा। वे कह रहे हैं हम सर्वे कराएंगे। देखो कल सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि स्त्री धन पर केवल स्त्री महिला का अधिकार है, कोई दूसरा अधिकार नहीं कर सकता। लेकिन ये बेशरम लोगों को देखो ना, ये कहते हैं कि महिलाओं के जेवर को भी हम अपने कब्जे में ले लेंगे। क्या हिंदुस्तान इसको स्वीकार करेगा? क्या स्वीकार करेगा क्या? लेकिन इनकी हालत देखो। और किसको बांटेंगे? ये आपकी संपत्ति को बांटने का काम किसको करेंगे? बांग्लादेशी घुसपैठियों को, रोहिंग्या लोगों को, जो विदेशी आए हैं घुसपैठिए, उनको बांट देंगे ये लोग। जो लोग हिंदुस्तान का खाते हैं, जो ये मानते हैं उनके पूर्वज हिंदुस्तानी हैं, उनकी आने वाली पीढ़ी को हिंदुस्तान में ही रहना है, उनको सोचना होगा उनका वोट उन विषधरों को नहीं जाना चाहिए जो लोग भारत माता की जय जयकार करने में संकोच करते हों। कतई नहीं जाना चाहिए। जो लोग वंदे मातरम का गायन करने में संकोच करते हैं, भारत माता की जय घोष करने में जिन्हें संकोच होता है, उनको आपका वोट जाने का मतलब आपके द्वारा भारत के खिलाफ साजिश रचने वालों को सम्मान देने का कार्य हो रहा है। योगी के दिमाग में संभल के कैंपेनिंग की लाइन लेंथ पूरी तरह सेट है। बीजेपी प्रत्याशी परमेश्वर लाल सैनी संभल में पहली जीत के लिए 3 लेयर के प्लान पर संभल कर आगे बढ़ रहे हैं। परमेश्वर लाल सैनी की नजर विकास पसंद और पसमानदा मुसलमानों पर है, जो जाति धर्म से ऊपर उठकर वोट करना चाहता है। बर्क और सपा के परिवारवाद से दूरी बनाना चाहता है। यादव वोट बैंक पर भी परमेश्वर लाल सैनी खूब काम कर रहे हैं। इलेक्शन कैंपेन में यादव नेता अग्रिम पंक्ति में दिख रहे हैं। बीजेपी मायावती के कोर वोटर को भी साधने की कोशिश में जुटी हुई है। इसके लिए बसपा के कोर वोटर को प्रचार की फ्रंट लाइन में रखा गया है। मैं भी एक मुस्लिम समाज से ही हूँ, क्योंकि आने वाली जो हमारी जनरेशन है दोबारा से उसका भी वही हाल नहीं हो जो लोग पहले पीड़ित हो चुके हैं इस चीज से। और रही अतीक अहमद, इनकी बात, इन्होंने पूरे घर बर्बाद कर दिया आप लोगों के सामने, तो इनके ऊपर कोई वोट बैंक नहीं है। वो लोग राजनीति इसी तरह से करते हैं, जो लोग विनाश करते हैं उन्हीं आगे बढ़ते हैं। 2014 में हमारी संभल लोकसभा से माननीय सतपाल सैनी जी भी भारतीय जनता पार्टी से विजय हुए थे। उस समय भी कॉम्बिनेशन सब लोग यही कहते थे कि यादव और मुस्लिम मिलके कॉम्बिनेशन, शफीकुर रहमान बर्क उस समय साइकिल से लड़े थे और अकील रहमान जो है उस समय हाथी से लड़े थे। उस समय भी यादव समाज ने पूरी पुरतोड़ मेहनत करके हम लोगों ने राष्ट्रीय हित में यादव समाज ने वोट किया और सतपाल सैनी जी को यहाँ से 2014 में विजयी बनाया। कॉम्बिनेशन फिर है, क्योंकि अब जो हमारे यहाँ के जो सपा के प्रत्याशी हैं वो अपनी भाषा को भूल चुके हैं और आतंकवादी जो भाषा है उसका प्रयोग कर रहे हैं कि जिस कारण से उन्हें वोट का एक सहानुभूति मिल सके। जो जियाउर रहमान बर्क हैं वो खुद ही कुंदरकी से विधायक हैं, पहले से ही उन्हें समाजवादी ने विधायक बना रखा है परिवारवाद के नाते। उसी परिवारवाद को वो फिर आगे समाजवादी आगे बढ़ाना चाहती है। तो इस पूरा क्षेत्र यहाँ मुस्लिम समाज, जाटव समाज, यादव समाज, सर्व समाज जितना भी है उसने मान लिया है कि इस परिवारवाद को इस लोकसभा संबल से खत्म करना है। अरे जितनी भी केंद्र की योजना है, चाहे वो केंद्र की हो चाहे राज्य सरकार की हो, सबसे ज्यादा योजना जो मिल रही है वो जाटव समाज को मिल रही है। सबसे ज्यादा जाटव समाज के लिए। क्यों? कि जाटव समाज सबसे ज्यादा दबा कुचला समाज है।
माननीय बहन जी ने भी वो काम नहीं किया जो माननीय योगी आदित्यनाथ ने कीजिए। बाबा साहब के पोस्टर को हर ऑफिस में पीछे लगवाया, आपने देखा होगा, लेकिन बहन जी के आदेश हिम्मत नहीं हुई कि बाबा साहब के पोस्टर को पीछे लगवा दे। हम योगी जी का धन्यवाद देना चाहते हैं जो उन्होंने हमारे बाबा साहब को इतना समझा। हम मोदी जी को धन्यवाद देना चाहते हैं, उन्होंने पंचशील को कहां से कहां पहुंचा दिया। भगवान बुद्ध की जितनी भी योजना है उनको आगे बढ़ा रहे हैं, इसलिए हम मोदी जी का धन्यवाद देना चाहते हैं। और हम किसी का अधीन नहीं है, जो गठबंधन है ना वो गठबंधन है, कुछ भी नहीं है। अब जाटव, यादव, मुस्लिम सब भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहे हैं। परमेश्वर लाल सैनी की कैंपेनिंग थीम में मोदी ही मोदी है, इसलिए वो ना अतीक पर बात कर रहे हैं ना सोशल इक्वेशन पर। उनका प्रचार रथ विकास पथ पर ही आगे बढ़ रहा है। संभल से बीजेपी के उम्मीदवार परमेश्वर लाल सैनी जी हमारे साथ मौजूद है, प्रचार कर रहे हैं। परमेश्वर जी, क्या बता रहे हैं लोगों को, किन मुद्दों पर आप लोगों से वोट मांग रहे हैं? संभल लोकसभा में समस्त जनता ने मन बना लिया है, इस बार कमल खिलेगा। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। हम लोग विकास को लेकर चलते हैं। आज विकास को देखते हुए जो काम केंद्र गवर्नमेंट ने, जो काम उत्तर प्रदेश सरकार ने किया, उस काम को देखते हुए सभी सर्व समाज के लोगों ने इस बार मन बना लिया है कि यहाँ से कमल खिलेगा। जो आपके सामने कैंडिडेट है जियाउर रहमान है, उनके दादा पिछली बार चुनाव लड़े और कई बार वो यहाँ से सांसद रहे, सबसे उम्र दराज सांसद भी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी उनका नाम लिया था, उनका इंतकाल हो गया, निधन हो गया और अब उनके पोते हैं। तो लोग कह रहे हैं कि सहानुभूति उनके साथ है और कहीं ऐसा ना हो कि आप पर भारी पड़ जाए। कोई सहानुभूति नहीं, उनको देख चुके, कोई मुकाबला नहीं किसी का। यहाँ से बहुत 2 लाख वोट के अंतर से कमल खिलेगा। तो आप बता रहे होंगे लोगों को कि भाई ये तमाम चीजें या सिर्फ मोदी जी का नाम है? मेरा विकास का रहेगा प्राथमिकता, और संभल से दिल्ली के लिए ट्रेन वो होगी। अभी मेडिकल कॉलेज बन रहा है, यहाँ पर औद्योगिक नगरी बनेगी जहाँ हमारे क्षेत्र के बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। हर घर में दीपक जलेंगे घी के, क्योंकि दिल्ली और लखनऊ जाने की जरूरत नहीं, नोएडा जाने की जरूरत नहीं, यहीं पर रोजगार मिलेगा। अतीक मुख्तार के जिक्र की वजह से जियाउर रहमान के खिलाफ केस दर्ज किया जा चुका है। परिवारवाद के आरोप भी उनकी टेंशन बढ़ा रहे हैं। राजनाथ सिंह जी किस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं? बीजेपी से ही हैं। वो सांसद हैं, रक्षा मंत्री हैं। उनके बेटे पवन कुमार जी बेटे हैं उनके, वो भी बीजेपी से ही हैं। बीजेपी पहले अपने गिरबान में झांके, उन्होंने क्यों उनके बेटे को टिकट दिया? दोनों। और परिवारवाद की क्या बात है? बीजेपी बताया कि बीजेपी ने परिवारवाद को अगर बढ़ावा नहीं दिया, अगर होता तो हमारे पे उंगली उठाए। जब खुद बढ़ावा वो दे रही है तो उनको उंगली उठाने का कोई हक नहीं है। जिनके घर शीशे के हुआ करते हैं वो दूसरे घर पे पत्थर नहीं उछाला करते। कोई व्यक्ति अगर जीत करके चुनाव के बीच से विधायक या सांसद बना है तो उनको खराजे अकीदत वो सदन भी पेश करता है, चाहे उनके खिलाफ 10 या 100 मुकदमे भी अगर लगे हैं। अगर उनका वो होता है तो खराजे अकीदत मैं नहीं पेश कर रहा।